नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं करंट अफेयर पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लेकर और टॉपिक्स को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को दोस्तों, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा हाल ही में 9 जनवरी के दिन ही भारत में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी लेक्चर में हम लोग दोस्तों सभी खेल अवार्ड जो हैं भारत के, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग अंत तक इस लेक्चर से बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ ये है कि मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं, वर्ल्ड कप में इस साल उन्होंने 2023 में अच्छा प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के आधार पर इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि सरकार ने मोहम्मद शमी का नाम अर्जुन अवार्ड लिस्ट में शामिल नहीं किया था 2023 के लिए, लेकिन बीसीसीआई ने जब रिक्वेस्ट किया, उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर ही मोहम्मद शमी को फास्ट बॉलर इनको शामिल किया है अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में, और 9 जनवरी को इन्हें भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये उन सब 26 लोगों में शामिल थे जिनको 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खेल का अवार्ड है दोस्तों। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अर्जुन अवार्ड कब से चालू हुआ, इसमें पुरस्कार के तौर पर कितनी राशि दी जाती है और क्या दिया जाता है, कब से, है ना, ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो खेल रत्न अवार्ड है वो पूछता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड पूछता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछता है, द्रोणाचार्य अवार्ड पूछता है। तो इन सबका आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा अवार्ड कब चालू हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन का उत्तर तो आपको मिल गया कि 2023 में 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसके अलावा भी चीजों से पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस है, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। दोस्तों फ्रांस की थी। जो बोल सकते हैं कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमिनल, उन्होंने नए राष्ट्रपति की उनको घोषणा करना है, और अभी उन्होंने घोषणा नहीं की, सॉरी प्रधानमंत्री की घोषणा करना है, क्योंकि यहाँ पर एलिजाबेथ बॉर्न जो वो फ्रांस की प्रधानमंत्री थी, इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, नील नदी के तट पर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट शहर है, इसको फैशन की नगरी के नाम से आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। दोस्तों ई गवर्नेंस का तात्पर्य है इंटरनेट पर आधारित गवर्नेंस की व्यवस्थाएं देना, योजनाओं का लाभ हो, शासन प्रशासन का जो काम है वो सब आप ऑनलाइन वे में करना चाह रहे हैं, सभी को सुविधाएं दे रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को आप ई गवर्नेंस के अंतर्गत देखते हैं, और इसके लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन जो है दोस्तों वो गुवाहाटी में हो रहा है, असम में, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है। तो बीरेन्द्र सिंह दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, और इनके द्वारा मणिपुर में कॉलेज फंगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत दोबारा लौटे थे 21 वर्ष के बाद, और इनके भारत आगमन के अवसर को ही देश में एनआरआई डे के तौर पर मनाया जाता है। ध्यातत्व ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों कि महात्मा गांधी जी जो हैं उनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1969 को, सॉरी 1869 को। 1869 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ, और कहाँ हुआ था तो याद रखेंगे गुजरात, पोरबंदर। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि पिता का नाम क्या है, करमचंद गांधी था, और माता का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी जब 13 साल के थे तो 14 वर्ष की कस्तूरबा जी से उनका शादी हुआ। 5 बच्चे गांधी जी के हुए, जिनमें पहले बच्चे का जन्म 1888 में होता है, दूसरे बच्चे का जन्म 1891 में होता है, तीसरे बच्चे का जन्म 1897 में, और चौथे बच्चे का जन्म होता है 1900 में। एक बच्चा जो था उसकी डेथ हो गई थी। तो गांधी जी के 4 बेटे थे। कितने पुत्र थे याद रखिएगा, 4 पुत्र थे। कस्तूरबा जो है दोस्तों पत्नी थी, जिनको ब के नाम से जाना जाता है दुनिया में। 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। तो हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास गांधी जी के 4 पुत्र थे, ध्यान रखेंगे। जिनमें से मणिलाल जो है दोस्तों, उन्होंने गांधी जी के कई सारे आंदोलनों में शामिल हुए थे, जिसमें धरासान की घटना जो है वो एक इंपॉर्टेंट घटना रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, उस समय की घटना थी। तो मणिलाल जी का राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के साथ एक इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है। ध्यान रखना है कि गांधी जी
1888 में 1888 में 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी हो गई थी। ठीक है, गांधी जी जब 13 साल के थे तो यहाँ पर विवाह हो गया गांधी जी का। दूसरी बात, 1888 में गांधी जी लंदन गए बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए और 1891 में वहाँ से लौटे थे। दूसरी बात यहाँ एक और याद रखिएगा कि 1893-94 के आसपास हम देखें तो यहाँ पर गांधी जी कहाँ जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका में गांधी जी ने लगातार संघर्ष किया। विवाह पंजीयन कानून हो, प्रवासी भारतीयों के पंजीयन कानून की बात करें या फिर वहाँ बात करें रंगभेद के संबंध में, उसमें गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह सभी चीज़ें की। गांधी जी की अफ्रीका में जो संघर्ष रहा दोस्तों, उसे हम गांधी जी की प्रयोगशाला कह सकते हैं। गांधी जी ने भारत में जिस प्रकार का संघर्ष किया था, उस संघर्ष के लिए जो भी उनके हथियार थे, सत्याग्रह हो, अहिंसा, उन सब का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ कर लिया था, अफ्रीका में। और वहाँ की सक्सेस के बाद जब उन्हीं चीज़ों का गांधी जी ने भारत में प्रयास किया तो यहाँ के आंदोलनों भी हमें अपार सफलता देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका में हम देखें दोस्तों तो याद रखिएगा कि 1896 में गांधी जी भारत आए थे कुछ समय के लिए, एक आंदोलन को लेकर जब माहौल क्रिएट कर रहे थे, भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए भारत आए थे। यहाँ 800 लोगों का गांधी जी को सपोर्ट भी मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी ने अफ्रीका में जब थे तो यहाँ 1904 में टॉल्स्टॉय आश्रम डरबन में स्थापित किया। 1910 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई जोहान्सबर्ग में। और भारत जब आए 9 जनवरी 1915 को तो इस दिवस को रेखांकित किया गया किस तौर पर, प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर। ये याद रखना है आप लोगों को। दूसरी बात, 1917 में गांधी जी ने साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में अपना आश्रम जो है वो तैयार किया और यही गांधी जी का आवास था। सत्य के साथ प्रयोग जो है गांधी जी की आत्मकथा हम यहाँ बोल सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने हिंद स्वराज हो कि भी बोल सकते हैं कि प्रकाशित किया गया था। तो ये सब गांधी जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोगों ने यहाँ देखा है दोस्तों। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं गांधी जी के बारे में जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे जब टॉपिक उठेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि गांधी जी के जब हम भारत में आंदोलन की बात करते हैं तो गांधी जी की भारत में राजनीति की प्रवेश होता है 1917 में। 1917 में लगभग 10 अगस्त 1917 से होता है चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग, जहां 3 कटिया प्रणाली को लेकर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था। सफल रहा यह सत्याग्रह। इसके बाद 1918 में गांधी जी के 2 आंदोलन देखने को मिलते हैं, एक अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन और एक खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, यहाँ पर भारत में पहली बार गांधी जी ने हड़ताल का प्रयोग किया था। इसके बाद 1919 में गांधी जी ने खिलाफत का सहयोग किया और खिलाफत के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है जो 1922 तक चलता है। 1930 से 1931 और 1932 से 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलता है, जिसके लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से लगभग 322 किलोमीटर की यात्रा शुरू की थी, जिसको दांडी यात्रा के नाम से आप जानते हैं। ये यात्रा गुजरात के बोल सकते हैं कि अहमदाबाद से शुरू होती है साबरमती से और नवसारी के दांडी समुद्र तक जाती है, जहां पर गांधी जी अपने टोटल 78 प्रतिनिधि के साथ गांधी जी को मिलाकर 79 लोग इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ते हैं और यहीं से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो पहले चरण में 1931 तक चलता है। उसके बाद गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी लंदन जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी को निराशा हाथ लगती है। 1932 में आकर गांधी जी दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं जो 1934 तक चलता है। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से वापस हो जाता है और 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू होता है, जिसके अंतर्गत करो या मरो का नारा गांधी जी देते हैं। ये गांधी जी का एकमात्र आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें गांधी जी ने हिंसा की बात की थी। गांधी जी का मानना था कि अगर कोई कमजोर देश है वो किसी शक्तिशाली देश से संघर्ष कर रहा है तो उस युद्ध में कमजोर देश के द्वारा शक्तिशाली देश के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे अहिंसा के समान ही माना जाएगा। इसी के तहत गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में किसी भी कीमत पर जाकर आज़ादी के लिए लड़ने की बात की गई थी और करो या मरो का डू और डाई का नारा भी दिया था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर भारत छोड़ो का जो नारा है वो यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने साइमन कमीशन के लिए साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। तो ये गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन थे, ये ध्यान रखिएगा। और 9 जनवरी को गांधी जी के भारत आगमन के समय पर ही आप NRI डे भी मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, चदुम्बी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों चदुम्बी महोत्सव जो है ये असम का एक महोत्सव है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करने वाला है? दोस्तों तो जापान, फ्रांस, नेपाल और भारत में से जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत करने वाला है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो फ्रांस में है, पेरिस में, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, ध्यान रखेंगे।
वैश्विक स्तर पर एक इंपॉर्टेंट संस्थान है, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत बड़े बड़े काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये तो क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं टॉपिक्स की जो हाल ही में करंट अफेयर में चर्चा में रहे और एग्जाम में यहाँ से आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का आयोजन। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए इस बार 2024 में जो आयोजन है वो राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और इसके तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने ये पुरस्कार दिए हैं। यहाँ पर 5 कोच को द्रोणाचार्य सम्मान दिया गया है, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, 3 लोगों को बोल सकते हैं कि खेलों में विशेष योगदान के लिए अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद जो है उन खिलाड़ियों को भी यहाँ पर सम्मानित किया है। इसके अलावा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश की टॉप 3 स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के तौर पर शामिल की गई हैं। अमृतसर की जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये रही लिस्ट जीते हुए लोगों की। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है किसी न किसी परीक्षा में। तो याद रखिएगा कि ये सब के सब आपको अच्छे से याद कर लेना है, भले वो कॉलेज हो या फिर कोई व्यक्ति हो। अब यहाँ पर देखिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो इससे आप पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन हाल ही में मोदी जी ने इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर कहे गए, ग्वालियर के थे, इनके नाम पर इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 4 वर्ष के अवधि में लगातार खेलों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 25 लाख रुपए की राशि नगद के तौर पर दी जाती है, एक पदक दिया जाता है और सम्मान पत्र भी दिया जाता है। लेकिन यह एक बात ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के पुरस्कार बहुत सम्मानीय पुरस्कार हैं, जिसे किसी भी स्थिति में जाकर आपको लौटाना नहीं चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देखें तो देश के जो खिलाड़ी रहे हैं जिनको ये सब पुरस्कार मिले हैं दोस्तों, उन्होंने इन पुरस्कारों को लौटाकर इनकी तौहीन करने का भी प्रयास किया और तौहीन की भी है। देखिए, किसी भी प्रकार का विरोध का आपका मुद्दा हो सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करिए, लेकिन इस प्रकार से किसी भी सम्मान को लौटाना एक प्रकार सही नहीं होता है। आपकी बातें अलग प्रकार से आप कह सकते हैं। खैर, अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो दोस्तों है ये 1961 में स्थापित हुआ था। विगत 4 सालों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन करने वाले, नेतृत्व करने वाले, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दर्शाने वाले खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार कब से बना है? 1961 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों 1985 में स्थापित किया गया था और ये टीचर्स को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, मेधावी कार्य किया हो, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता हैं उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सक्षम बनाया हो। ऐसे ट्रेनर्स जो होते हैं, कोच जो हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कारों में भी 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, द्रोणाचार्य के कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और एक सम्मान पत्र दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा है ध्यानचंद पुरस्कार, ये 2002 में स्थापित किया गया था दोस्तों। इसमें ध्यानचंद की एक प्रतिमा दी जाती है, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार होता है, एक प्रमाण पत्र होता है और एक समारोह की एक पोशाक दी जाती है जिसको पहनकर ये पुरस्कार लेना होता है। यह खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान देने और सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसकी स्थापना 1956-57 में की गई थी। विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले, प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है, ठीक है। इस बार किसको मिले? अमृतसर विश्वविद्यालय को ये मिली है। इसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये कॉर्पोरेट संस्थाएं जो होती हैं, वो निजी हो या सार्वजनिक हो, उन्हें ये दिया जाता है जो कि खेल नियंत्रण बोर्ड हो, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेल निकाय सहित गैर सरकारी संगठन भी इसमें शामिल हो। तो इन सबको ये पुरस्कार दिया जाता है जो खेल को प्रोत्साहित करने, विकसित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एक और पुरस्कार है दोस्तों जिसको बोलते हैं तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। जो जनरली क्या होता है, एडवेंचर के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति उल्लेखनीय कार्य करते हैं
उनको सराहने के लिए युवाओं को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में धीरज, जोखिम लेने, सहकारी टीम वर्क और तुरंत सक्षम एवं प्रभावकारी कदम उठाने की भावना विकसित करने के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे दोस्तों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हर एक स्लाइड का, और चाहो तो आप हमें बोल सकते हैं टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जिसके लिंक लेक्चर के कमेंट बॉक्स में है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर, ताकि इससे संबंधित अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो वो भी हम आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, बराबर। इसके बाद हम देखते हैं कि किन किन लोगों को 2024 में ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, सात्विक और चिराग को मिला है बैडमिंटन में डबल्स के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, जसकीरत सिंह गेरवाल को गोल्फ के लिए, भास्करन ई को कबड्डी के लिए, जयंत कुमार पूसीलाल को टेबल टेनिस के लिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सात्विक को चिराग का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन का है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जसकीरत सिंह ग्रेवाल किससे संबंधित है, गोल्फ से, भास्कर ई किससे संबंधित है, कबड्डी से, जयंत कुमार पूसीलाल किससे संबंधित है, टेनिस से, ठीक है, टेबल टेनिस से। यहाँ पर अगला देखिए, लाइफ टाइम ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कविता को कबड्डी के लिए, मंजूषा कंवर को बैडमिंटन के लिए, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए। नाम भी याद रखिएगा और किस खेल से संबंधित है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया है, तो गणेश प्रभाकरण को मलखंब के लिए, महावीर सैनी को पैरा एथलेटिक के लिए, ललित कुमार को रेसलिंग के लिए, आरबी रमेश को शतरंज के लिए और शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए दिया गया है। ये लिस्ट है सभी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त लोगों की, ऐसे खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया दोस्तों हाल ही में। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से कोई भी नाम आपको पूछ सकता है, न सिर्फ नाम पूछेगा बल्कि उनसे संबंधित खेल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सभी आपको ध्यान में रखने होंगे। मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं, इन्हें दिया गया है। अजय रेही ब्लाइट क्रिकेट कहते हैं। ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी करते हैं। अदिति गोपीचंद तीरंदाजी करती हैं। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी करती हैं। पारुल चौधरी और मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स हैं दोस्तों। मोहम्मद हुसामुद्दीन जो है वो मुक्केबाजी के हैं। आर वैशाली शतरंज की हैं। दिव्यकृति सिंह और अनुष अग्रवाल घुड़सवारी में चैंपियन हैं। दीक्षा डागर गोल्फ में और कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी के खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया है। इनके अलावा सुशीला चानू हॉकी के लिए, पिंकी लॉन बॉल इन्हें दिया गया लॉन बॉल के लिए, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को शूटिंग के लिए, अंतिम पंघाल को कुश्ती के लिए, अहिका मुखर्जी को टेबल टेनिस के लिए, ईशा सिंह को शूटिंग, हरिदर पाल सिंह संधू को स्क्वैश के लिए, सुनील कुमार को कुश्ती के लिए, नौरीन रोशी बिना देवी को यूशु के लिए, प्राची यादव को पैरा कैनोइंग के लिए, पवन कुमार को कबड्डी के लिए, ऋतु नेगी को कबड्डी के लिए और नसरीन को खो खो के लिए पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों। तो ये सब पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार प्राप्त लोग थे जिनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की बात करें दोस्तों तो अगला टॉपिक है आपका शेख हसीना ने आम चुनाव जीता। देखिए पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए, हालांकि इन चुनावों के दौरान भी हिंसा हुई, रिजल्ट के दौरान भी हिंसा हुई, लेकिन दोनों ही चीज़ों के बावजूद शेख हसीना जो बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं वो दोबारा से चुनाव जीत गई हैं। मतलब 8वीं बार लगातार शेख हसीना ने बांग्लादेश के आम चुनावों में जीत हासिल की है। इनकी पार्टी है दोस्तों आवामी लीग, इन्होंने संसद में 300 सीटों में से 204 सीटें जीती हैं, तो अच्छा इनको बहुमत मिला है। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई, ध्यान रखेंगे। पहली बार 1896 में चुनाव जीती थी और पहली बार 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद इन्हें हटा दिया गया था, फिर 2009 से दोबारा से पीएम चुनी गई और 2009 से अभी तक लगातार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है दिग्गज फुटबॉलर फ्रेंच बेकनबाउट का निधन हो गया है। 7 जनवरी को इनका निधन हुआ है दोस्तों। जर्मनी के महान फुटबॉलर थे, साथ ही साथ जर्मनी की टीम के कोच भी थे। 78 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इन्होंने जर्मनी को 2 बार वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों, 1974 में, 1990 में, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा इनको बेहतरीन खेल और कप्तानी के लिए डेर केसर का टाइटल दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो डेर केसर के नाम से कौन जाना जाता था, बेकनबाउर, जो कि जर्मनी के महान फुटबॉलर रहे हैं। और डेर केसर का अर्थ होता है दोस्तों बादशाह। फ्रेंच बेकनबाउर टीम में स्वीपर की भूमिका निभाते थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है पेरेग्रीन मिशन 1 दोस्तों, अमेरिका का ये यूएसए का ये मिशन है दोस्तों, जो कि हाल ही में शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा। ये 50 सालों के बाद चंद्रमा पर उतरने का पहला प्रयास होगा, याद रखिएगा। हालांकि
तकनीकी रूप से ईंधन के रिसाव के बाद इसकी लैंडिंग का प्रयास जो था विफल हो गया। लेकिन जब हम देखें कि पहली बार हम देखें कि 1969 के आसपास जब चंद्रमा पर उतरने का प्रयास किया गया था, उसके बाद ये एक चंद्रमा पर उतरने का प्रयास के तौर पर इसे कदम देखा जा रहा था। एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा कि पेरेग्रीन मिशन क्या है, तो ये अमेरिका का मिशन है जिसके तहत चंद्रमा पर मनुष्य उतारने के लिए वो तैयारी कर रहा है दोबारा। अगला टॉपिक है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये मानक निर्धारण करने के लिए एक संस्था है जिसके 77 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी के अवसर पर इसने इसको सेलिब्रेट किया है, इसीलिए करंट अफेयर का मुद्दा भी बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक निकाय के तौर पर इसे स्थापित किया था। इसकी स्थापना जो है दोस्तों बोल सकते हैं कि बहुत पहले हो चुकी थी और अब इसका 77वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? 6 जनवरी 2024 को। BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है दोस्तों, और कहीं ना कहीं वस्तुओं के मानकीकरण के लिए, उनके मोहरांकन के लिए, गुणवत्ता के प्रमाणन के लिए, इससे संबंधित गतिविधियों को सुमेलित विकास के लिए BIS अधिनियम 2016 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये ISI मार्क देता है उत्पाद प्रमाणन के लिए, सोने चांदी के आभूषणों के लिए ये ECO हॉलमार्क देता है, ठीक है। पर्यावरण के लिए ECO मार्क देता है, याद रखिएगा। इसके अलावा लेबलिंग के लिए भी ये अलग प्रकार से योजना संचालित करता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो ये अमेरिकी मूल का है वैसे दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों के मूल्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ताकि लोग उसको लेकर जागरूक हों, इनके महत्व को समझें और इनके जो इनके आवास का जो विनाश हो रहा है, इनके भोजन के विकल्प का जो विनाश हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण इन पे जो प्रभाव पड़ रहा है, उन सबसे इनको मुक्ति दिलाई जाए और पक्षियों के संरक्षण पर बल दिया जाए। इसकी जागरूकता के लिए ही 5 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व टाइपिंग दिवस। हर साल 8 जनवरी को विश्व टाइपिंग दिवस के तौर पर मनाया जाता है दोस्तों, जिसके माध्यम से लिखित संचार के माध्यम को प्रोत्साहित किया जाता है। 2011 में मलेशिया में इसे शुरू किया गया था, तब से हर साल इसको शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है भारतीय प्रवासी दिवस। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके बारे में कहानी क्या है, बस ये याद रख लीजिएगा कि 2003 से हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इस लेक्चर को बेहतर तरीके से दोस्तों तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, लगातार हमारे वीडियोस को देखने के लिए, इस पूरी लेक्चर श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट होता है और लेक्चर को लेकर अपने विचार आप देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हर बार जब हम लेक्चर अपडेट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए और आप सबसे पहले लेक्चर को देख पाएँ, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगले लेक्चर में फिर नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए, आसपास स्वच्छता बनाए रखिए।